एक रात में 4 लड़कों ने मेरे साथ दुष्कर्म किया, लेकिन जिस लड़के ने सबसे आखिरी में मेरे साथ दुष्कर्म किया, उसने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं खुशी से चीखने लगी, क्योंकि चीखते चीखते मेरे हलक में कांटे पड़ चुके थे। लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई थी। मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम खाओ, इन शब्दों की तकरार मेरे लबों पर थी। लेकिन मेरे आगे इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे थे, जिन पर मेरे शब्दों और मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो मेरी हर चीख पर हंस रहे थे। ये एक अजीब सी जंगली, ऊंची नीची, पथरीली, सुनसान जगह थी। मेरे जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान पड़ गए थे। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे गले में पड़ी जंजीर को इस तरह नोचा गया था कि गर्दन तक जख्मी हो गई थी। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं भेड़ियों के चंगुल में फंस गई हूं। आंखों से आंसू बहते बहते सूख चुके थे और मेरा दिल चाह रहा था कि बस अब मेरी आत्मा मेरा जिस्म छोड़ जाए। माँ जी के कुछ लम्हे मेरी आंखों के सामने चल रहे थे। मैं दर्द के वो लम्हे झेल रही थी जो कोई भी लड़की तस्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी इज्जत व आबरू तो बर्बाद हो ही चुकी थी। अब तो मेरी आत्मा में भी सहने का हौसला बाकी नहीं रहा था। मगर यहाँ से बचकर निकल भी जाती तो मेरे पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी। मैं एक ही दिन में 3 दफा दुष्कर्म का निशाना बन चुकी थी और अब जो चौथा लड़का मुझे नोचने के लिए मेरे करीब आ गया था, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। मेरे जिस्म में इतनी ताकत भी बाकी नहीं रही थी कि मैं उठकर बैठ सकती या बचाव की हिम्मत कर पाती। मगर वो इंसान नहीं, दरिंदे थे, जिन्हें एक 17 साल की धान पान लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। मेरे करीब आते ही उस आदमी ने मेरे बालों को कसकर पकड़ा और मेरे चेहरे पर इस तरह झुका कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मेरी चीख मेरे हलक में ही दम तोड़ गई थी। मैं बुरी तरह एड़ियां रगड़ रही थी, लेकिन खुद को आजाद नहीं करवा सकी थी। उस वीराने में मुझे बचाने ना ही कोई आया था और ना ही कोई आ सकता था, क्योंकि ये जगह शहर से बहुत दूर थी। मेरी चूड़ियां टूट टूट कर कलाई में जगह जगह चुभ गई थी और हाथों से भी खून रिस रहा था। बाकी 3 लड़कों की तरह इस चौथे लड़के ने भी 1 घंटे तक मेरे साथ वो सब कुछ किया कि जिसे बताते हुए भी मैं शायद शर्म से जमीन में गड़ जाऊं और सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वो चौथा लड़का मुझे छोड़कर हटा तो मुझे लगा कि अब ना ही मेरे जिस्म में जान बाकी रही है और ना ही किसी और के नोचने के लिए जगह। मेरे तन का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा था जहां जख्म ना होता। लेकिन मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरे पापों ने मेरा पीछा किया था और मुझे यहां तक ले आए थे। जमीन के पत्थर मेरी कमर में लगातार चुभ रहे थे और मेरी मिट्टी मेरे सर में भर चुकी थी। मेरे हाथों और चेहरे पर मिट्टी ही मिट्टी हो रही थी। और फिर 5वां लड़का भी मेरे करीब चला आया। मैं पूरी ताकत से चीख उठी थी कि अब तो मुझ पर रहम खाओ, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो। मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मुझ पर यह आजमाइश क्यों आई है। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि ना ही जीने की कोई उमंग बाकी बची थी और ना ही हिम्मत। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था। उस 5वें लड़के ने जो मेरे कान में कहा, उसे सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। कुछ देर पहले का सारा दर्द जैसे हवा हो गया। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि किस तरह उसकी एक बात ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम रख दिया था। मेरा नाम संध्या है और मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। मेरा संबंध एक गरीब घराने से था, लेकिन भगवान ने मुझे शक्ल और अंदाज ऐसा दिया था कि हर कोई मुझे बहुत ही अमीर लड़की समझता था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरा बोलने का अंदाज और आवाज भी बहुत ही मीठी थी। मैं सिर्फ 15 साल की थी कि जब से ही मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी और अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। मेरी माँ लोगों के कपड़े सी सी कर घर चलाया करती थी। मेरी माँ की आंखें दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी और सिलाई का काम भी बंद होने लगा था। हमारे घर सिलाई का काम देने के लिए ज्यादातर अमीर औरतें आती थी, जिनके दिल बहुत ही तंग थे। एक जोड़े के 100 रुपये देने में भी उनकी जान जाया करती थी। और यही देखते हुए मैंने सिलाई ना करने का फैसला किया था। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। उन अमीर औरतों के महंगे महंगे कपड़े और जेवर जूते देखकर मेरे अंदर भी बहुत सी ख्वाहिशें जन्म ले चुकी थी। मैं भी ऐसी ही सुहानी जिंदगी गुजारना चाहती थी। कभी कभी तो मैं सोचती कि न जाने क्यों मैं इस गरीब घर में पैदा हो गई हूँ। मेरी उम्र कम थी, इसलिए माँ चाहती थी कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं।
मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, जहां आने वाली लड़कियां मुझ जैसी ही गरीब थी, लेकिन वो लोग मुझे अमीर समझते थे। दरअसल अमीर औरतों के हमारे घर आने जाने की वजह से मैंने उनके अंदाज और भाषा भी काफी हद तक सीख ली थी, और यही वजह थी कि मैं सब में बेहतरीन समझी जाने लगी थी। एक दिन मेरी स्कूल की सहेली ने बताया कि उसकी बहन एक बड़े पार्लर से काम सीख रही है और उसके बाद वो अपना पार्लर खोलेगी। इस काम में बहुत ही पैसा है। मुझे वैसे ही सजने संवरने का बहुत शौक था। ये सुनकर मेरे दिल में भी अरमान जागा कि मैं भी पार्लर का काम सीख लेती हूँ। घर में ही आराम से पैसे कमा लूंगी। अपनी दोस्त के घर जाने का बहाना करके मैं उसकी बहन के साथ उस बड़े पार्लर चली गई। मैंने सोचा था कि एक दफा मैं काम सीखने की बात कर लूं तो फिर माँ को बता दूंगी। पार्लर में काम सीखने की फीस तो बहुत ज्यादा थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वहां मौजूद एक मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि जब मैं इतनी खूबसूरत हूं तो अपना हुस्न बर्बाद क्यों कर रही हूं। मैं तो अपनी खूबसूरती के जरिए बहुत पैसा कमा सकती हूँ। वो सर से पांव तक गौर से मेरा जायजा ले रहा था। पहले तो उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, लेकिन फिर मेरे दिल में लालच आ गई। मैंने फौरन पूछा कि क्या काम करना है। उसने बताया कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर फैशन शो में वॉक करनी है और इस काम के तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मुझे भी महंगे महंगे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फैशन शो के नाम पर मैं घर आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मेरी माँ कभी इस काम की इजाजत नहीं देगी। वो कहने लगा कि तुम स्कूल जाने की बजाय शो के लिए यहाँ जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। मैंने उसका फोन नंबर ले लिया और घर लौट आई। सारा रास्ता मेरे दिमाग में उसकी बातें गूंजने लगी। घर पहुंची तो माँ की तबीयत बहुत खराब थी। वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। घर में खाने को राशन ही नहीं था, तो माँ की बीमारी के लिए पैसे कहाँ से आते। माँ की हालत देखकर मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं शो का काम जरूर करूंगी। उस दिन तो मैंने पास पड़ोस से पैसे उधार लेकर माँ की दवा लाकर दे दी, लेकिन अगले दिन के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए मैं स्कूल जाने की बजाय उसी आदमी के पास पहुंच गई। ये बात मैंने अपनी दोस्त की बहन को भी नहीं बताई थी। वो आदमी मुझे एक जगह ले गया जहां बहुत सारी लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। उसने मेरी मुलाकात शो के ऑर्गेनाइजर से करवा दी। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गया और कपड़े उतारने को कहा। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। वो कहने लगा कि अगर काम चाहिए तो पहले तुम्हें अपना आप दिखाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें काम दे सकूंगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि यहाँ आने वाली हर लड़की को पहले अपना आप दिखाना पड़ता है। तुम्हें पैसे ही तुम्हारे जिस्म के दिए जाएंगे, कपड़े तो सब हमारे हैं। तुम जैसी यहाँ कई लड़कियां रोजाना आती हैं, इसलिए तुम्हारी मर्जी है कि तुम काम करना चाहो या नहीं। माँ की बीमारी, घर के हालात और बाबा के निधन के बाद से रिश्तेदारों का रवैया, इन सब बातों ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं उसकी बात मान गई। वो मेरे तन के हर हिस्से को अपने हिसाब से जांचने लगा और बहुत देर तक मुझे चेक करने के नाम पर मेरी हया रोंदने के बाद उसने ये कहकर मना कर दिया कि मैं उसके हिसाब से परफेक्ट नहीं उतरती। मैं जो बहुत देर से सब्र करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे पकड़ाए और कहने लगा कि अभी तुम बहुत कम उम्र हो और हसीन भी हो, तुम चाहो तो और भी तरीके से पैसे कमा सकती हो। उसने मुझे अपना पर्सनल फोन नंबर दे दिया और कहने लगा कि जब भी पैसों की जरूरत हो मुझे एक फोन कर देना। मैं वापस अपने घर चली आई थी। उसके दिए हुए पैसे इतने थे कि माँ की दवाई और कुछ दिन का घर का खर्चा निकल आता, लेकिन काम मुझे नहीं मिल सका था। 15 दिन बाद मुझे दोबारा से पैसों की जरूरत महसूस हुई तो मैंने उसे फोन कर दिया। माँ का फोन अब मेरे ही इस्तेमाल में था। उसने मुझे एक जगह पर बुलाया और जब मैं वहां गई तो पता चला कि वहां कोई शूट हो रहा था। उसके बाद उसने मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब से कपड़ों का एक सेट दिया और कहने लगा कि तुम्हें ये फोटो शूट करवाना है। वो कपड़े देखकर मेरी जुबान गुंग रह गई थी, क्योंकि वो कपड़े ना होने के बराबर ही थे। उसने मुझे 50,000 रुपए की ऑफर की थी। इतने पैसे तो मैं 6 महीने में भी नहीं कमा सकती थी। मैंने अपने जमीर को मारा और पैसों की चमक के आगे अपनी आंखें बंद कर ली। वो कपड़े पहनकर मैं कई मर्दों के आगे बैठ गई और वो लोग तरह तरह से मेरी तस्वीरें खींचने लगे। कुछ देर तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही अजीब था। शर्म के मारे मैं नजरें नहीं उठा रही थी। फोटोग्राफर मुझे तरह तरह से बैठने को कह रहे थे और जब मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी तो वो बाकायदा मुझे हाथ लगाकर ठीक कर रहे थे। पहले तो मुझे अपने जिस्म में करंट दौड़ता हुआ महसूस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे जैसे ये सब आम सा लगने लगा और बहुत आसानी के साथ मैं उन लोगों को पोज देने लगी। इंतहाई घटिया किस्म के उस सूट के बाद 50,000 रुपए मेरे हाथ में आ गए थे और मैं खुशी खुशी घर लौट आई थी।
माँ को यही मालूम था कि मैं स्कूल गई थी। जब इंसान भूखा होता है तो कभी कभी वो सही और गलत भूल जाता है। मैंने भी पेट पालने के लिए सही और गलत को भुला दिया। मैंने वो पैसे अपने बैग में छुपा दिए और आहिस्ता आहिस्ता खर्च करने लगी। माँ को मैंने यही बताया कि मेरी टीचर ने हमारे हालात देखकर मेरी मदद की है। हर 15 से 20 दिन बाद मुझे फोटोशूट के लिए बुलाया जाने लगा और हर गुजरते दिन के साथ फोटोशूट ज्यादा से ज्यादा बोल्ड होने लगा था। मगर अब मैं उन सब की आदी हो गई थी। मुझे यकीन था कि मेरी माँ को कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस आदमी ने मुझे बताया था कि ये सारी तस्वीरें बाहर देशों में छपने वाले अखबारों में छपती है और इनका हमारे देश से कोई वास्ता नहीं होता। एक दिन में फोटोशूट से घर वापस लौटी तो माँ को बहुत ज्यादा गुस्से में पाया। माँ के हाथ वो सारे पैसे लग गए थे जो मैंने पिछले 1 महीने में कमाए थे और वो पूरे लाख रुपये थे। माँ ने वो नोट मेरे मुंह पर मारे और कहने लगी कि सच सच बता कि तू क्या करके आती है। कुछ देर तक तो मैं माँ के आगे झूठ का सहारा लेती रही, लेकिन वो मेरी माँ थी और उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। मजबूरन मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। पहले तो माँ ने मुझे बहुत मारा और रोती रही। फिर जब माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरे आगे बैठकर कहने लगी, संध्या तूने ये क्या कर दिया? जिंदगी भर की इज्जत को मिट्टी में रोन दिया। तेरे बाप ने हमेशा हक हलाल का कमाया। तेरे बाप के मरने के बाद मैं लोगों के कपड़े सीती रही, लेकिन कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। तेरे बाबा के स्वर्गवास के वक्त में जवान भी थी और हसीन थी। चाहती तो बहुत सारे गलत कामों के जरिए इतना पैसा कमा लेती कि तू और मैं आज अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन मेरे दिल में ईश्वर का खौफ था। मुझे सही और गलत का पता था और यही बात मैंने तेरे अंदर भी डाली थी। लेकिन पैसे की चकाचौंध ने तुझे इस कदर अंधा कर दिया कि तू अपनी आबरू इज्जत वही लुटा आई, अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती है। माँ मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मैं तुझे भगवान का वास्ता देती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। आइंदा ये काम मत करना। माँ ने मुझे एहसास दिलाया था कि मैं वाकई एक ऐसी दलदल में धंसती चली जा रही थी। मैं पेट भरकर खाना तो खा रही थी, लेकिन अब जिंदगी में पहले जैसा सुकून नहीं रहा था। मैं सोने लगती तो मुझे नींद ही नहीं लगती। एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर कछूचे लगाता रहता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और इस बात की भी खुशी थी कि बहुत जल्द मैं इस गंद भरी दलदल से निकलने वाली थी। हालांकि आजकल बहुत सी लड़कियां फैशन शो में काम करने को अपना ड्रीम समझती हैं, लेकिन वो फैशन किस काम का जिसमें औरत को अपने कपड़ों के साथ साथ अपनी आबरू और अपनी संस्कृति से भी हाथ धोना पड़े। इसलिए मैंने माँ से वादा किया कि मैं आइंदा ये घिनौना काम नहीं करूंगी। मगर मैं भूल गई थी कि कुछ चीजें कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। मैंने अगले फोटोशूट के लिए साफ मना कर दिया था और ईश्वर से रो रो कर अपने किए की माफी मांगना शुरू कर दी थी। लेकिन अब वो लोग मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मेरी कम उम्र, मेरा हुस्न बिक रहा था, इसलिए वो लोग मुझे ज्यादा पैसों की ऑफर दे रहे थे। बहुत मुश्किल से मैंने उनसे जान छुड़ाई थी। मैंने और माँ ने किराए का घर भी बदल दिया था। मैं स्कूल से घर और घर से स्कूल के सिवा अब कहीं नहीं जाती थी। लेकिन फिर एक दिन स्कूल से वापसी में एक सफेद कलर की गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी और मुझे अंदर खींच लिया गया। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आती, मेरा मुंह पूरी तरह दबोच लिया गया था। वो 4 लड़के थे जो गाड़ी में मौजूद थे। सबके चेहरों पर ही नकाब थे। मैं बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी और गाड़ी पूरी स्पीड में शहर से बाहर निकलती चली गई थी। मुझे खींचते हुए एक जंगल जैसी सुनसान जगह पर लाया गया था। मैं अब तक समझ नहीं पाई थी कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। चारों फोन पर किसी 5वें को आने का कह रहे थे। उनके बीच इस बात को लेकर बहुत बहस चल रही थी कि मैं मौके का फायदा उठाकर भागना चाहती थी, लेकिन वो लोग इस कदर बेखबर भी नहीं थे। उनमें से एक मेरे करीब आया और उसने मेरा ऐसा हश्र किया कि मेरे लिए सांस लेना भी दूभर हो गया। मैं रो रही थी और उससे मिन्नतें भी कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं शरीफ लड़की हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर वो खिलखिलाकर हंसा और उसके बाद जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने अपनी शर्ट में से एक मैगजीन निकाल कर मेरे मुंह पर मारी, जिसे देखकर मैं शर्म से डूब गई। मेरी गंदी तस्वीरें मैगजीन के पहले ही पन्ने पर छपी हुई थी। वो कह रहा था कि बड़ी शरीफ जादी हो, ऐसे कपड़ों में तस्वीरें खिंचवाकर मैगजीन के पहले पेज पर लगवाती हो और खुद को इज्जतदार कहती हो। वो बुरी तरह मुझे नोच रहा था और अपनी हवस पूरी कर रहा था। मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैंने पैसे की चमक में अपना आप खुद ही दांव पर लगा दिया था। ये सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि अगर ये मैगजीन इन लड़कों के हाथ आ सकता है तो न जाने ये और किस किस ने देखा होगा।
मुझे तो ये बताया गया था कि ये तस्वीरें कभी यहाँ नहीं छपेगी, तो फिर ये कैसे इनके हाथ आया था और किस तरह ये लोग मुझ तक पहुंच गए थे। मेरे गंदे कामों ने मुझे बर्बाद कर दिया था और एक के बाद एक वो लोग मुझे नोचते ही चले गए थे। शायद यही मेरे किए की सजा थी। उनका 5वां साथी भी आ गया था और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने मौत मांगी। वो मेरे पास आया, लेकिन उसने मेरे साथ कोई घटिया काम नहीं किया, बल्कि अपना कोट उतार कर मेरे वजूद पर डाल दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने जो कुछ मेरे कान के करीब होकर कहा, वो सुनकर मेरे आंसू खुशी में बदल गए। वो 4 लड़के जा चुके थे। मैंने उनका चेहरा भी ठीक तरह से नहीं देखा था। उनके चेहरे पर नकाब था, लेकिन उस 5वें लड़के ने मुझसे अपना चेहरा नहीं छुपाया था। वो मुझे सहारा देकर सड़क तक लाया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वो मुझसे माफी मांग रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं उसमें उसकी भी गलती है। उसने बिना सोचे समझे ही मुझे एक ऐसे शिकारी के जाल में फंसा दिया जहां से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही मेकअप आर्टिस्ट निशांत था, जिसने मुझे फैशन शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाया था। उसे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि इन फैशन शो की आड़ में और भी किस तरह के घिनौने काम होते हैं। वो यही समझ रहा था कि सब लड़कियों की तरह मुझे भी कुछ देर रैप पर वॉक करनी होगी और कुछ पैसे हासिल हो जाएंगे। लेकिन शो के ऑर्गेनाइजर की नीयत खराब हो गई थी और उसने पहले तो जांच के नाम पर मेरी शर्म हया को तोड़ा और फिर अपने दूसरे गंदे काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं भी गुर्बत और माँ की बीमारी से मजबूर होकर उसकी बात मानती चली गई। जिस मैगजीन के ऊपर उसने मेरी तस्वीरें छापी थी वो किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे ही देश में चलता था। अमीर और बिगड़े हुए लड़के ऐसे मैगजीन खरीदा करते थे। वो 4 लड़के भी ऐसे ही अमीर और बिगड़े हुए थे जो निशांत के दोस्त थे। उन चारों ने एक दिन मैगजीन निशांत को दिखाया जिस पर मेरी तस्वीर थी, तो निशांत मुझे पहचान गया और उसे बहुत दुख हुआ कि मैंने किसी गलत रास्ते पर कदम रख दिया है। वो जानता था कि मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि मेरी मजबूरी मुझे ऐसी खाई में धकेल देगी। उसने गलती से उन 4 लड़कों को बता दिया कि वो मुझे जानता है। उसे नहीं मालूम था कि उसके दोस्त इस कदर गिर जाएंगे कि मेरा पता ढूंढ निकालेंगे और मुझे अगवा करके अपनी हवस का निशाना बना देंगे। मुझे अगवा करने के बाद उन 4 लड़कों ने निशांत को फोन करके बुलाया था कि वो भी आकर अपना हिस्सा वसूल कर ले। निशांत ने उन 4 को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी मुझे हाथ ना लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं एक शरीफ लड़की हूँ जो मजबूरन गंदगी में उतर गई हूँ। मेरे कपड़े भले ही छोटे हो गए थे, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया था और वो मुझे इसी चीज से बचाना चाहता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से झगड़ा भी किया, लेकिन हवस उन पर पूरी तरह सवार हो चुकी थी और निशांत के आने से पहले ही वो 4 मुझे अपनी हवस का निशाना बना चुके थे। निशांत आया तो वो लोग ये कहकर चले गए कि अब तुम जो चाहो इसके साथ कर लो। मेरी हालत देखकर निशांत को मुझ पर रहम आ गया था और साथ ही उसे इस बात पर अफसोस था कि कहीं ना कहीं इस सब के पीछे वो भी कसूरवार है। ना ही वो मुझे उस शो के ऑर्गेनाइजर से मिलवाता और ना ही मैं इतना आगे निकलती, ना ही वो अपने दोस्तों को ये बताता कि वो मुझे जानता है और मैं इसी शहर में रहती हूँ, ना ही वो मेरा पता ढूंढकर मुझ तक पहुंच पाते। निशांत ने करीब होकर कहा था कि अब तक जो कुछ हो चुका मैं वो सब भूल जाऊं, आगे वो हमेशा मेरा साथ देगा और मुझे इस नर्क से निकाल लेगा। वो मुझसे शादी की बात कर रहा था और इज्जत से अपने घर की 4 दीवारी देना चाहता था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि कोई भी मर्द कैसे किसी ऐसी औरत को स्वीकार कर सकता है जो पूरी तरह लूटी हुई हो। निशांत कहने लगा कि तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी शराफत अब भी झलक रही है। मैं जानता हूं कि हालात के सितम ने तुम्हें गलत फैसलों पर मजबूर किया था, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है और तुम अपने किए पर पछता रही हो, तो फिर मैं कौन होता हूं तुम्हें सजा देने वाला। मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा तो तुम दोबारा उस काम की तरफ नहीं जाओगी, और अगर आज मैं तुम्हें बेसहारा छोड़ दूंगा तो एक दफा फिर ये दुनिया तुम्हें उसी दलदल में धकेल देगी। ऊपर वाला तो माफ कर देता है, लेकिन दुनिया वाले इंसान के किए कर्म ना तो भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। वो हकीकत को जानते हुए भी मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, तो मैं क्यों उस हाथ को झटकती। निशांत मुझे छोड़ने मेरे घर तक आया था। उसने मेरी माँ से रिश्ते की बात भी कर ली थी और अगले ही दिन मेरे साथ शादी भी कर ली थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पैसा कमा सकती हूँ। मैं क्यों भूल गई थी कि जिसने इस संसार में भेजा है रोजी रोटी भी वही देगा, और हम गलत कामों और गंदे रास्तों के जरिए पैसा कमाकर समझते हैं कि अब हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जिस ईश्वर ने हमें माँ के पेट के अंदर भोजन पहुंचाने का इंतजाम किया हो, वो ईश्वर हमें दुनिया में भूखा क्यों सुलाएगा।
लेकिन कभी कभी हम इंसान पैसे की चकाचौंध में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सही और गलत में फर्क भूल जाते हैं, और जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।